लेट अस स्टार्ट दिस लाइव सेशन बिकॉज कि हमारा प्रीलिम्स बहुत नजदीक है। तो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम आरुषि मिश्रा। आई हैव सिक्योर्ड रैंक सेकंड इन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। एंड एज यू नो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जब हम प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं तो प्रीलिम्स का एग्जाम में यूपीएससी के सीएससी के एग्जाम के साथ रहता है, और एट द सेम टाइम हमें यूपीएससी सीएससी से लगभग 15 से 20 नंबर का कट ऑफ ज्यादा जाना होता है। तो इस वजह से प्रीलिम्स मैंने बहुत बार दिया है। प्रीलिम्स में मेरी अच्छी खासी पकड़ हो गई थी, क्योंकि मेरे 120 प्लस मार्क्स आए हैं हमेशा। तो उससे एक ये बेनिफिट है कि मैं बहुत शॉर्ट में आपको ये बता सकती हूँ कि क्या करना चाहिए हमें और हम क्या अवॉइड कर सकते हैं। ये सेशन जो हमारा होगा, इसके द फॉर्मेट विल बी कि फर्स्ट इन द फर्स्ट 15 टू 20 मिनट्स आई विल बी शेयरिंग व्हाट शुड बी डन इन अ वेरी क्विक वे, एंड फॉर द नेक्स्ट पार्ट आई विल बी टेकिंग अप द क्वेश्चंस जो कि आपने लाइव चैट में मुझे भेजे होंगे, या मुझे आपने पर्सनली जितने मैसेजेस भेज रखे हैं उनके भी कुछ के आंसर्स में दे पाऊंगे। तो लेट अस स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट इज कि अब आपका प्रीलिम्स नजदीक है, तो प्रीलिम्स में हम टाइम कैसे बांटें। देखिए, द बेसिक थिंग अबाउट एनी प्रीलिम्स कॉन्सेप्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है कि आपका जो एग्जाम मंथ होता है, फॉर एग्जांपल आपका मई में एग्जाम है, या फॉर एग्जांपल आपका अप्रैल में एग्जाम है। जब भी आपका एग्जाम का मंथ होता है, उसमें लास्ट का एक हफ्ता तो आप छोड़ दीजिए। आप उसमें कुछ भी मत डाल, अब मतलब प्लान करा करिए कि हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि लास्ट के हफ्ते तो कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो आप हमेशा लास्ट का हफ्ता स्किप कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 21 मई को अगर एग्जाम है, तो आप 14 मई तक ही अपने टारगेट रखिए रिवीजन या प्लानिंग के। लास्ट के हफ्ते तो हम एक्सजेंसीज या इमीडिएटली करंट में कुछ इश्यूज होते हैं तो उनको डील करने में लगा देते हैं। तो इसलिए आप टाइम सेगमेंट ऐसा बांटेंगे आज की डेट से आप, क्योंकि अब प्रीलिम्स नजदीक आ गया, आप 15 डेज के सेगमेंट्स बनाइए। 15 दिन में आपका एक रिवीजन पूरा होना चाहिए, 15 दिन में आपकी एक पढ़ाई पूरी होनी चाहिए। 15 दिन के ही आप सेगमेंट्स बनाएंगे। तो आप जो है 15 दिन के सेगमेंट्स बनाएंगे। जब हमारा एग्जाम का हफ्ता आ जाएगा, तो आप एग्जाम का मंथ आ जाएगा, तो आप 7 डे के सेगमेंट्स बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी फेब्रवरी अगर है, तो फेब्रवरी में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हैव 15 डेज प्लान इन फेब्रवरी, स्टार्टिंग फ्रॉम 16th ऑफ फेब्रवरी टू 28th ऑफ फेब्रवरी। देन 15 डेज फ्रॉम 1st ऑफ मार्च टू 15th ऑफ मार्च, देन 16th मार्च से आपका 31st मार्च। फिर आप अप्रैल में भी 15-15 दिन का कर सकते हैं, फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल एंड सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल। लेकिन जैसे ही मई आएगा, सिंस आपका ये एग्जाम मंथ हो गया, तो आप इसमें वीक वाइज करेंगे, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको मंथली टाइम टेबल जो आपको सेगमेंट्स में बांट रही हूँ, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स इज नॉट अ मैटर ऑफ फिल इन दी ब्लैंक्स। उसमें आपको राइट आंसर आइडेंटिफाई करना होता है, और इतना कुछ पढ़ना होता है, एवरीथिंग अंडर द सन जिसको कहते हैं, इतना कुछ पढ़ना होता है। तो उसकी वजह से आपके पास ये प्रॉब्लम होती है कि you are not able to learn everything, and you certainly cannot learn everything. What you need to do is that you need to रिवाइज, री रिवाइज, कंटिन्यूअसली रिवाइज, सो दैट जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको समझ में आने लग जाता है कि अच्छा दिस इज द मिस्टेक, और मतलब या शायद ये आंसर हो सकता था, ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं। तो व्हाट यू डेवलप बाय दिस 15 डेज स्ट्रेटजी इज द आइडिया ऑफ वर्टिकल रिविजन। वर्टिकल रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू कंसीडर कि जो है आपकी नंबर ऑफ रिविजन्स होने चाहिए, क्योंकि यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग एवरीथिंग, एंड यू आर नॉट सपोज टू लर्न एवरीथिंग। यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई द ऑप्शंस दैट आर मेंशन इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम गेटिंग अ चैट कि उसको इंग्लिश में ही कंप्लीटली बताएं। तो देखो, इट हैज टू बी बायलिंगुअल, बिकॉज देयर आर सर्टेन पीपल हु आर एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, और कुछ लोगों को इंग्लिश समझ में आ रही है, तो इट नीड्स टू बी बायलिंगुअल, है ना। तो आई ट्राई कि आप दोनों को समझ में आए। तो ये, और लास्ट का वीक आप हटा देंगे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड इज कि आप अपना टाइम डेली कैसे डिवाइड करें। टाइम आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि अभी से आप, फॉर एग्जांपल फेब्रुवरी से है, आप 70% ऑफ द टाइम अपना इस चीज में बिताइए कि आप नया पढ़िए, एज मच एज पॉसिबल नया पढ़िए। फेब्रुवरी एंड मार्च में 70% ऑफ द डे आपका इस चीज में बीतना चाहिए दैट यू आर रीडिंग न्यू थिंग्स। ठीक है, नई चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अगर नया नहीं पढ़ेंगे तो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन 30% ऑफ द टाइम आपका दिन का इसमें शेड्यूल होना चाहिए कि आप रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन क्या करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे।
है ना? लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि 70% टाइम आप अपने पूरे दिन का डिवोट करिए नया पढ़ने में और 30% टाइम अपना रिविजन में दीजिए। यही सेम काम आप मार्च में करिए। मार्च में आपका 15-15 डेज़ का सेगमेंट है। 70% टाइम रीड न्यू थिंग्स, 30% टाइम रिवाइज़। व्हाट विल हैपन इज़ कि बाय द एंड ऑफ मार्च आपने बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, यू विल लर्न अ लॉट, आपको बहुत पता होगा। अब आप अप्रैल ऑनवर्ड्स आप क्या करेंगे, 30% ऑफ द टाइम नया चीज़ पढ़ेंगे एंड आप 70% ऑफ द टाइम जो है वो आप रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि बाय दैट टाइम आपका रिविज़न का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो चुका होगा। ठीक है? उसके बाद आपका अब मई का जब महीना आ जाता है, जैसे ही मई आ जाएगा, आप 10% ऑफ द टाइम ही सिर्फ नया पढ़ेंगे। अब ये 10% ऑफ द टाइम जो आप नया पढ़ रहे हैं, दैट इज़ वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मटेरियल क्या होता है, वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि आपका वैल्यू एडिशन क्या होता है। वैल्यू एडिशन वो चीज़ें होती हैं जो हमने कभी प्लान नहीं करी होती कि हमें पढ़ना क्या है, बट स्टिल हमें पढ़ना होता है, क्योंकि उससे छोटे-छोटे मार्क्स हमारे इम्प्रूव होते हैं, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। तो आपका मंथली टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए, आप ऐसे डिवाइड करिए। डेली टाइम टेबल में मैंने आपको बहुत ब्रॉड बताया। अब मैं आपको आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स वाइज़ या नंबर ऑफ कि सुबह उठ के ये पढ़ो, बाद में ये पढ़ो, आई विल नॉट बी टेलिंग दिस, क्योंकि इसके लिए बहुत कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है। बहुत सारे आपको यूट्यूब वीडियोज़ मिल जाएँगे, जो ये बेसिक्स को डील कर रहे हैं। तो व्हाट वी आर प्लानिंग इज़ कि आप मंथली कैसे प्लान करें, डेली अपने दिन को कैसे प्लान करें, कितना परसेंट टाइम नया पढ़ें, कितना परसेंट टाइम आप रिवाइज़ करें। कमिंग टू द थर्ड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन दैट इज देयर कि हमें न्यूज़पेपर कितने पढ़ने चाहिए, कब तक पढ़ने चाहिए, प्रीलिम्स आ रहा है तो कब तक पढ़ने चाहिए, क्या उसके नोट्स बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए। तो वेरी बेसिक, न्यूज़पेपर आप सिर्फ एक पढ़िए, ठीक है? न्यूज़पेपर 2-2 पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। न्यूज़पेपर एक पढ़िए, उसके नोट्स मत बनाइए। व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर? यू रीड द न्यूज़पेपर एंड देन यू रिवाइज़ द न्यूज़पेपर बाय हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियोज़। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जिन्होंने डेली आप न्यूज़पेपर एनालिसिस डाल देते हैं 7:30-8 बजे तक। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आप बाय दैट टाइम आप उठ के अपना न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए और उनकी एनालिसिस देख लीजिए। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो भी ये इश्यू आता है कि जो है आप कि जो है हम क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आप समझ पाएँगे। एट द सेम टाइम जब एजुकेटर्स पढ़ा रहे होते हैं, तो वो बैकग्राउंड की भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट यू डू दैट। इसके अलावा न्यूज़पेपर आप एक तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके नोट्स नहीं बनाएँगे तो बिल्कुल नहीं बनाएँगे। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट दैट आप नोट्स नहीं बनाइए। क्यों नहीं बनाएँगे? क्योंकि नोट्स ऑलरेडी कोचिंग वाले बना के दे रहे हैं। कोचिंग वाले आर वेरी कॉम्पिटिटिव इनफ एंड दे आर मेकिंग प्रीलिम्स एंड मेंस का ये करंट अफेयर्स का बुकलेट। तो व्हाई यू आर डूइंग सो? अगर आप ऐसा कर भी लेते हैं तो भी आप राइट इन्फॉर्मेशन राइट जगह पे तो आप लिख नहीं पाएँगे, इतना आपके पास टाइम नहीं है। आप एवरनोट या वन नोट में बनाएँगे तो भी आप इतना नहीं कर पाएँगे। तो द होल पॉइंट इज़ कि व्हेन यू आर नॉट एबल टू डू सो इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर, सो लेट द कोचिंग पीपल गिव यू द कंटेंट एंड यू आर एबल टू रीड। तो कोई भी कोचिंग मटेरियल से पढ़ लेंगे, आप इससे नहीं पढ़ेंगे। मतलब इसके नोट्स नहीं बनाइए, इसको पढ़िए, लेकिन अब इसको रिवाइज़ कैसे करेंगे? रिवाइज़ करने का तरीका क्या होता है? आप जब न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें मार्क कर दिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। गोले बना दीजिए, स्पाइडर डायग्राम बना दीजिए, कोई भी चीज़ बना दीजिए, उसमें मार्क कर दीजिए कि इम्पोर्टेंट क्या है। जब आपने इम्पोर्टेंट चीज़ें मार्क कर दी, उसका फ़ोटो ले लीजिए। आप फ़ोटो ले लेते हैं, फ़ोन में ही आप फ़ोल्डर्स बनाइए जिसमें रिवाइज़्ड, री-रिवाइज़्ड या इस टाइप के फ़ोल्डर्स हों, जिससे आप जैसे 2-3 दिन में आप जब भी खाली हुए फ़ोन को लेके या रात में खाली हुए, तो वो फ़ोल्डर्स में फ़ोटोज़ देखिए, स्क्रॉल करिए, कुछ चीज़ें आपको लगता है कि अच्छा ये मैंने रिवाइज़ करी, अब तो ये मेरे को दिमाग में बैठ ही गई है एंड आई डोंट नीड फर्दर रिविज़न, उस फ़ोटो को डिलीट कर दो भाई साहब, तुमको अपने आप ही याद आ जाएगा, क्योंकि आपने देख लिया, आपको कॉन्फिडेंस है। एक बार के बाद दूसरी बार भी देख लिया। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको लगेगा कि अरे ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर से भूल जाऊँगा। तो उसको उस वाले नेक्स्ट फ़ोल्डर में टू बी रिवाइज़्ड में फ़ोल्डर में डाल दीजिए कि आपको ये रिवाइज़ करना है फिर से। फिर जब कभी टाइम मिले तो उसको भी देखिए, लेकिन ये टाइम 3-4 दिन के अंदर आना चाहिए। मतलब आप न्यूज़पेपर के भी आपको जो नोट्स के रिवीजन करने हैं, वो जो फ़ोटोज़ का रिवीजन करना है, वो भी आपका विदिन 3-4 डेज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 1 हफ्ते के बाद रिवीजन कर रहे हैं। क्योंकि अगर 1 हफ्ते के बाद आप रिवीजन करते हैं, तो आप भूल जाएँगे, आपका रेफ़रेंस टू कॉन्टेक्स्ट भूल जाएँगे। फिर आप इतना बड़ा जो आपने फ़ोटो तो लेते हो तो पूरा आता है ना, उसमें ये सिर्फ़ मेन लाइन थोड़ी आती है। तो पूरा आएगा, आप पूरा रिवाइज़ करोगे, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम। ट्रस्ट मी, इट विल टेक सो मच ऑफ योर टाइम दैट फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप फ़ो न्यूज़पेपर एक पढ़ो, उसकी एनालिसिस देख लो, उसके नोट्स मत बनाओ, वो जब कोचिंग वाले देंगे तो आप कर लीजिएगा।
और तीसरा पॉइंट आप क्या करेंगे, आप इम्पोर्टेंट बात ये है कि न्यूज़पेपर्स के आपको इम्पोर्टेंट पार्ट की फ़ोटो लीजिए और उसको रिवाइज़ करिए, ठीक है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। फिर अब हम आते हैं करंट अफेयर्स कैसे पढ़ेंगे? क्वेश्चन ये है कि करंट अफेयर्स के लिए आप पीटी 365 पढ़ें या आप मंथली पढ़ें? आई वुड सजेस्ट कि आप पीटी 365 पढ़ें क्योंकि मंथली के लिए आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे ले ही रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन पता है। ठीक है? तो आप ऐसे कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप क्या करेंगे कि ये जो आपकी सप्लीमेंट्री आती हैं करंट अफेयर्स की, जब आपका एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ जाता है, तब आप उससे भी करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे। इसमें एंश्योर करिए कि कोई भी 2 कोचिंग क्लासेस के मटीरियल पढ़ लीजिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होता जो कोचिंग मटीरियल वाले मिस कर दें क्योंकि दे आर कॉम्पिटिटिव एनफ और वो करके दिखाएँगे। तो आपको बस उसको रिवाइज़ कर लेना है और उसको पढ़ लेना है। और उसको 2-2 कोचिंग मटीरियल के 2-2 करंट अफेयर्स की बुकलेट पढ़ लीजिए एंड दैट इज़ एनफ फॉर यू रिवाइज़ एंड री-रिवाइज़ अगेन एंड अगेन। एट द सेम टाइम करंट अफेयर्स को हम और एनहांस कैसे कर सकते हैं, जो अब मैं आपको कह रही थी वैल्यू एडिशन मटेरियल, दैट इज़ द फिफ्थ पॉइंट। वैल्यू एडिशन कैसे होता है, वो आपकी वेबसाइट से होता है, यूट्यूब चैनल से होता है। देखिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, एजुकेटर्स हैं जो 5 क्विज़ेज़ 5 क्वेश्चन्स अ डे या प्लेसेस इन न्यू या 2 मिनट सीरीज़, 5 मिनट सीरीज़ या समझाने के लिए कोई टॉपिक के ऊपर बनाते रहते हैं। और वेबसाइट्स भी हैं जो डेली के क्वेश्चंस डालती हैं, क्विज़ेज़ डालती हैं, तो आप उनको फ़ॉलो करिए। आप डेली बेसिस पे रात में उनको फ़ॉलो करिए। व्हेनेवर जब आप रात में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, यू डोंट वांट टू स्टडी अ लॉट एंड देन व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप रात में उनको 1 से डेढ़ घंटे का टाइम निकालिए, अपने सोफ़े पे बैठ के, चेयर पे बैठ के, बिस्तर पे बैठ के यूट्यूब वीडियो 2 घंटे में पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये कर लें। अब आते हैं हम लोग रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 नंबर का पॉइंट है कि हम रिवीजन कैसे करा करें। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका हमेशा आता है सबका कि हम रिवीजन करें तो कैसे करें? ठीक है, तो रिवीजन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्या करना है कि अपने सारी चीज़ों के, ठीक है, सारे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनका अलग-अलग ए4 बना लेना है। ए4 शीट्स अलग-अलग बना लेनी है और उसमें क्या लिखना है, जो भी आपके मन में आता है एक कॉलम में आप वो लिखिए जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटी की तो उसकी बेसिक आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो लक्ष्मीकांत हो गई, चाहे वो एनसीईआरटी हो गई। फिर आप उसके बाद क्या पढ़ना चाहते हैं कि आप ये करना चाह सकते हैं कि अरे भाई ये क्या कहते हैं आपका कि आप ये पढ़ना चाहते हैं कि ये मैं कैसे करूँ कि जो है मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि वैल्यू एडिशन के लिए मार्केट में तो लक्ष्मीकांत के अलावा भी ये कंटेंट मटेरियल मौजूद है। जो भी आपको पॉलिटिक्स से लेके एक्स वाई ज़ेड चीज़ें चाहिए तो उसको आप यहाँ पे लिख लीजिए। एक कॉलम में लिख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनाइए रिवाइज़्ड, फिर री-रिवाइज़्ड, फिर रिवाइज़्ड। इस तरह आप मल्टीपल रिवीजन के लिए करिए। कुछ बच्चे इसमें से कह रहे हैं कि आपका कमेंट पिक करें। आई विल टेक अप योर कमेंट्स एज़ डिस्कस्ड कि पहले वी विल बी गोइंग बाय कि फर्स्ट 20 मिनट्स हम ये ले लेंगे कि ब्रॉडली डिस्कशन जो सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं, उनको हम जवाब दे देंगे। उसके बाद एक-एक करके आपके कमेंट्स पिक करेंगे और उन पे आंसर्स देंगे। तो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि आपका जो रिवीजन वाला ए4s है, तो ए4s आप बना लीजिए। ए4s बनाने से फ़ायदा क्या होता है, इस तरह से आपने ए4 करके हर सब्जेक्ट के आप पेस्ट कर दिए दीवार पे। जब आप दीवार पे पेस्ट कर देंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि उसमें आपका हर सब्जेक्ट का लिखा हुआ है कि आपको ये पढ़ना है। ये इसमें बेसिक चीज़ें हैं, हो सकता है ये आपकी फैंटेसी आपको किसी आपके सीनियर ने, आपको किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट ने, आपके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, किसी ने भी कह दिया कि भाई ये भी पढ़ना है। तो कोई बात नहीं, आपने वो भी लिख दिया कि मुझे वो भी पढ़ना है। चाहे वो एज़ सिंपल एज़ दैट कि आपको जैसे अभी इकोनॉमिक सर्वे का आपको पूरा मेन मेन टेक्स्ट ही पढ़ना है या आपकी कुछ भी इच्छा आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो कॉलम्स बने होते हैं ना कि आपने एक बार पढ़ा है कि नहीं, रेड, रिवाइज़्ड, री-रिवाइज़ सब पे टिक मारना शुरू करिए। आपने एक बार पढ़ लिया, वो भले आधा पढ़ा हो, पूरा पढ़ा हो। आपने उसके शुरुआत के 70 पेज पढ़े हों, 10 पेज बाकी हों, कोई बात नहीं, आप उसको टिक कर लीजिए। उसका कि आपने पढ़ लिया। आप जब रिवाइज़ करने उसको जाएँगे, अपने शेड्यूल में रिवाइज़ करने जाएँगे, तो आप क्या कर सकते हैं कि जब आप रिवाइज़ करने जाएँगे, तो शुरुआत के 70 पेज भी पढ़ेंगे, उसके बाद के भी 10 पेज पढ़ लेंगे। तो आप रिवीजन में आपका वो कवर हो जाएगा, तो आप उसको भी टिक कर लीजिए। तो जो 15-15 दिन की आपकी स्ट्रैटेजी थी कि 15 डेज़, 15 डेज़, 15 डेज़, 15 डेज़, 7 डेज़, 7 डेज़ जो हम बाँट रहे थे, वो इसीलिए बाँट रहे थे क्योंकि आपको उसी दिन उतने टाइम में पूरा करना है। अब आप कैसे भी करो, आप पूरा लक्ष्मीकांत का आप ये कह सकते हैं कि भाई लक्ष्मीकांत मैंने फ्रंट की पढ़ ली, बैक की पढ़ ली, पार्लियामेंट भी पढ़ गया, 2-3 चैप्टर रह गए। तो कोई बात नहीं, आप रेड वाले में मार्क कर लीजिए कि आपने ये पढ़ लिया है। उससे 2 बातें होंगी कि अगली बार आपको रिवीजन करने वाला भी कॉन्फिडेंस रहेगा, नहीं तो यूजुअली बच्चे कहाँ पे स्टक कर जाते हैं
कि अरे मैंने पूरा पढ़ तो लिया, मेरे ना 4 चैप्टर बाकी रह गए। तो आपके दिमाग में हमेशा ऐसा ल रहता है कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, आपका तो वो कंप्लीट ही नहीं है, वो कंप्लीट ही नहीं है। आपके दिमाग में हमेशा ये रखता है कि आपका कंप्लीट नहीं है, तो आपका ये प्रेशर होता है कि अब मैं वो रिवाइज़ भी नहीं कर पा रही। तो उस वजह से मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के साथ क्या हो जाता है कि आप पढ़ नहीं पाते, आप रिवाइज़ नहीं कर पाते, फिर वो एक डिप्रेशन, एक सेंसिटिव मूड में चले जाते हैं, जहाँ पे हमेशा आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप इसको और कुछ कैसा भी आप रिवाइज़ करो, बच्चा इसमें मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बोलूँगी, रिवीजन ऐसा नहीं है कि आपको पूरा याद रहना चाहिए कि अरे मैंने तो स्पेक्ट्रम पूरी रिवाइज़ कर ली, मुझे कुछ याद नहीं। कोई बात नहीं बेटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी वजह से वो 15-15-15 7-7 का शेड्यूल बनाया गया कि आप बार-बार रिवीजन, री-रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन्स करते जाओगे, धीरे-धीरे आप वर्टिकली पढ़ने लग जाओगे। आपको इस बात की ज़रूरत नहीं कि आपको सब कुछ याद हो। इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि आपने मल्टीपल बार देख लिया है तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और आप आइडेंटिफ़ाई कर पाओगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो अगर 4 ऑप्शन सामने हैं और हमें इतना कुछ पढ़ना है, हमने इतनी बार 15-15 दिन के शेड्यूल में रिवाइज़ करते जा रहे हैं, जिसको हम टिक भी मारते जा रहे हैं अपने, तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता जाता है। आप एक बहुत छोटी-सी किताब का टिक मारो, वो भी उतना ही बड़ा होता है जितना आप बड़ी-सी लक्ष्मीकांत का मारो। इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर डूइंग इट, यू आर गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन और आप कर ले जाएँगे, ठीक है? किसी बच्चे को ये डाउट आ रहा है कि ये 15-15, 7-7 का शेड्यूल क्या है? तो देखिए मैंने बच्चों फिर से मैं एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ इस पॉइंट को। मैंने आपको बताया था, अभी जैसे फ़रवरी चल रहा है, व्हाट यू कैन डू इज़ फ़रवरी के अभी के 15 दिन आप मानो कि एक आप सेगमेंट मानो कि मुझे इसमें पूरा कोर्स खत्म करना है, 15 दिन में खत्म करना है, फिर मार्च के शुरुआत के 15 दिन में खत्म करना है, फिर मार्च के अंत के 15 दिन में फिर से एक बार खत्म करना है, फिर अप्रैल के 15 दिन में खत्म करना है, फिर अप्रैल के सेकंड पार्ट के 1 महीना 15 दिन में खत्म करना है। इससे क्या होगा कि आपके पास 15-15 दिन का टाइमलाइन है। गिलोटिन क्लोज़र जैसा आप पढ़ते हैं, गिलोटिन करना है भाई, अपने को जितना पढ़ लिया उतने को मान लेना है कि बस ठीक है, यही था, मैं यही कर सकता था। अब तो जब मैं पढ़ूँगा तो मैं उसको रिवीजन के ही बारे में ही बात कर रही हूँ, है ना? या रिवीजन के बारे में ही मानूँगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ-साथ का मतलब ये होता है कि मतलब जब जिस भी महीने आपका एग्ज़ाम है, तो आप हफ्ते-हफ्ते में अपना दिन टाइम टेबल बनाइए और उस तरीके से रिवीजन का प्लान बनाएँ क्योंकि अगर आप महीने-महीने का बनाते हैं, तो आप या पर डे का बनाते हैं, तो आप डिप्रेस हो जाने के चांसेस हमारे ज़्यादा रहते हैं। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट 7th पॉइंट दैट इज़ वेरी आस्क्ड कि भाई हम टेस्ट पेपर्स कितने करें? तो देखिए इसमें 2 टाइप के बच्चे हैं, अगर आप इसमें से कोई बच्चा बहुत टाइम से एग्ज़ाम दे रहे हो, बहुत स्मार्ट बच्चे हो, तो आप तो यार 2-2 टेस्ट सीरीज़ लगाओ, ठीक है? 2-2 टेस्ट सीरीज़ करेंगे क्योंकि आप उस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे आपको बार-बार कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप टेस्ट पेपर्स के और उनके सॉल्यूशंस के थ्रू एग्ज़ाम की रिवीजन कर लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं। परंतु इसमें से अगर कोई भी बच्चे ऐसे हैं जो वो सुन रहे हैं जो अभी नए हैं, तो नए वाले बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आप अभी से डेली टेस्ट पेपर लगाना शुरू करो। डेली का मतलब ये है कि आप कोशिश करो कि आप 1 टेस्ट पेपर डेली सॉल्व करो। हो सकता है आप में से अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डेली नहीं कर पाएँगे, कोई बात नहीं। आप 10 क्वेश्चन्स डेली सॉल्व करो, 10 के आंसर्स पढ़ो। आप धीरे-धीरे 10 से वो आधा 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन से धीरे-धीरे वो 100 क्वेश्चन भी हो जाएँगे। तो आप प्रैक्टिस करिए दिन में कि आप अपना 1 टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करना है। अभी चलिए मार्च से आप 1 टेस्ट पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। अभी 15 दिन में ये हैबिट बनाइए कि दिन में मुझे 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 10 के आंसर्स पढ़ लेने हैं टेस्ट सीरीज़ से। कोई भी टेस्ट सीरीज़ जो आपको सही लगे। मुझे विज़न आईएएस की पर्सनली अच्छी लगती है क्योंकि विज़न आईएएस की में सॉल्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। इसमें 2-3 पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं टेस्ट पेपर्स में कि टेस्ट पेपर्स क्या मैं वो फलाना सब्जेक्ट पूरा पढ़ लूँ तभी मैं टेस्ट पेपर लगाऊँ? तो ब बेटा, बच्चे ऐसा कोई समय नहीं आएगा व्हेन यू विल बी एबल टू डू दैट बिकॉज़ यू डू नॉट हैव दिस मच ऑफ टाइम एंड द एनर्जी। आप जब तक हिस्ट्री पढ़ के खत्म करोगे और पॉलिटी स्टार्ट करोगे, सोचोगे हिस्ट्री का टेस्ट देते हैं, लेकिन आप हिस्ट्री का टेस्ट दोगे तब तक आप भूल जाओगे जब शुरुआत से अंत तक पढ़ोगे। भूल जाओगे तो आप डिप्रेस हो जाओगे कि अरे मैं तो भूल गई, है ना? और भूल गई फिर आप वापस से हिस्ट्री पे जाओगे और या पॉलिटी पढ़ोगे तो उसमें भी डिप्रेस्ड रहोगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये नहीं प्लान करना है कि मैं ये पढ़ लूँगी तभी मैं ये टेस्ट दूँगी। आप टेस्ट के माध्यम से पढ़ रहे हो, ठीक है? टेस्ट टेस्ट का वो जो 100 क्वेश्चंस और उनके पूरे 100 सॉल्यूशंस जो हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप टेस्ट दीजिए, उनके सॉल्यूशंस पढ़िए। दूसरी बात 10-10 क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, फिर धीरे-धीरे 1 टेस्ट पेपर पर डे। तीसरी बात, कोई भी टेस्ट पेपर ऐसे नहीं देना आपको कि आप उसका पढ़ें टेस्ट पेपर का क्वेश्चन तो सॉल्व करें, लेकिन आप उसका सॉल्यूशंस ना पढ़ें, ठीक है?
तो आपको अगर आप टेस्ट पेपर पढ़ रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो भाई सॉल्यूशंस आपको पढ़ना मस्ट है। इसीलिए सॉल्यूशन और इसीलिए मैं विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज आपको रिकमेंड करती हूँ, जो क्वेश्चंस आप घर पे लगा सकते हो। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप घर पे उसमें बहुत कंटेंट, बहुत डिटेल्ड होते हैं सॉल्यूशंस, तो हर आदमी को डर लगता है, पर उससे आपकी नॉलेज बेस बहुत बढ़ता है। वो आपकी एक बुक की तरह काम करता है। तो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज़ आप 40 मिनट में या 1 घंटे में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो। 40 मिनट में एक क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करो। 10, 15, 20 मिनट का ब्रेक लो और उसके बाद तुरंत उसका सॉल्यूशन पढ़ लो। अगर आपने तुरंत नहीं पढ़ा, आपने ये सोचा कि मैं कोचिंग जाके आता हूँ, फिर पढ़ लूँगा, या मैं लंच कर लेता हूँ, फिर पढ़ूँगा, या मैं कल पढ़ लूँगा, या मैं आज शाम को पढ़ लूँगा, बेटा कभी नहीं पढ़ पाओगे। इस ट्रैप में मैं भी फँसी हूँ। सब बच्चे पढ़ते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और उसको नहीं पढ़ते। ठीक है? तो क्वेश्चन सॉल्व करने का आपका बिल्कुल यूज़लेस काम हो जाएगा अगर आप उसका सॉल्यूशंस तुरंत-तुरंत नहीं पढ़ते हैं। आपको पढ़ने में टाइम भी कम लगेगा और आप जल्दी-जल्दी उसको समझ सकेंगे और आपको बहुत नॉलेज गेन होगी। और जो आप सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं टेस्ट पेपर के, दे आर एक्टिंग एज़ योर नोट्स। तो आपको इनका भी रिवीजन शेड्यूल बनाना होगा। जब आप वो A4 बनाते हैं ना, तो टेस्ट पेपर नंबर 1, टेस्ट पेपर 2, टेस्ट पेपर 3, टेस्ट पेपर 4, टेस्ट पेपर 5, इनका भी रिवीजन का शेड्यूल बनाना पड़ेगा बच्चा, क्योंकि इसमें पीछे 10-15 पेज के सॉल्यूशन होते हैं, वो बहुत डेप्थ के होते हैं, बहुत नॉलेज देते हैं और उससे बहुत क्वेश्चंस फँस जाते हैं। इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि टेस्ट पेपर्स कितने कोचिंग के दें। तो देखो बच्चा, टेस्ट पेपर तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ कोई एक कोचिंग का पकड़ो जो आप घर में दो। ठीक है? उसका द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट इज़ दैट यू गिव द टेस्ट पेपर। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर वेरी कॉम्पिटिटिव। वो एक-दूसरे के क्वेश्चन्स उठा के भी चेक करके आपको सारे क्वेश्चन्स कवर, ऐसा मत करिए कि आपने 15 टेस्ट पेपर किसी और कोचिंग के दे दिए, 15 किसी और के दे दिए। कि आपको एनवायरनमेंट ईज़ी लगता है या पढ़ने में लगता है, तो आपने एनवायरनमेंट के टेस्ट पेपर दे दिए, आपने सोचा पॉलिटी तो मैं अपने आप फील में कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। शुरुआत से अंत तक 40 टेस्ट अगर किसी कोचिंग पे के हैं, तो 40 के 40 टेस्ट पेपर आपको देने हैं। ठीक है? आप फिर 2 कोचिंग के चक्कर में मत पड़ो। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है टेस्ट पेपर्स के साथ ही अकॉर्डिंगली क्वेश्चन आता है कि भई हम जो टेस्ट दे रहे हैं, क्या हम कोचिंग सेंटर्स जाके भी दें? तो देखिए, एक तो आप घर पे दीजिए, आपके पास टाइम है तो कुछ आप 4, 5, 10 टेस्ट पेपर्स आप कोचिंग सेंटर में भी जाके दे सकते हैं, एम्यूलेट कर सकते हैं, मतलब सीख सकते हैं कि भाई क्या कैसे करना है, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके अलावा एक जो क्वेश्चन्स हमेशा आता है आप लोगों के लिए कि भाई सीसैट की पढ़ाई हम कैसे करें? क्या सीसैट की स्ट्रैटेजी हम कैसे रखें, क्या पढ़ें? तो देखिए, सीसैट में अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसमें आपका इंग्लिश भी बहुत आती है, मैथ्स भी बहुत आती है, ये भी बहुत आता है, रीज़निंग बहुत आता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत सारे बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उनका एग्ज़ाम नहीं निकलता। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बैकग्राउंड तो उनका साइंस नहीं होता, पर वो क्रैक कर लेते हैं। उसके क्या रीज़न होते हैं? उसका रीज़न मेन ये होता है, देखिए, बच्चों के आप सीसैट का आपका एग्ज़ाम है, सीसैट के लिए आप प्रैक्टिस करो। हफ्ते में 1 सीसैट का पेपर आपको संडे-संडे सॉल्व करना है, ठीक है? आप इस बात को मत भूलो कि आपको सॉल्व नहीं करना है क्या? आपको सॉल्व करना है डेली हर संडे को 1 सीसैट का पेपर दीजिए, पूरे एग्ज़ाम के माहौल में दीजिए। सबसे पहले आप वो करेंगे आप इंग्लिश का पार्ट करेंगे, फिर रेशनल ये वाला आपका रीजनिंग करेंगे और थर्ड आप अपना मैथ्स करेंगे। कोई भी चीज़ को, चाहे आप साइंस के बच्चे हैं, चाहे आप कॉमर्स के बच्चे हैं, चाहे आप इंग्लिश लिटरेचर के बच्चे हैं, देखिए, दिल लगाने की बात नहीं होती। इट इज़ यू आर नॉट सपोज्ड टू फील वेरी सैड कि मैं तो साइंस का फलाने का स्टूडेंट हूँ और मेरा तो मैथ्स का क्वेश्चन नहीं हुआ, या तो मैं इस चीज़ का इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ और मेरे से ना ये इंग्लिश के पैसेज गलत हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको एग्ज़ाम निकालने से मतलब है, लड़ाई की तरह लड़ते हैं, ठीक है? उसके लिए पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन एक लाइन से सॉल्व करिए। जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, तो पेन लगा के कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते जाइए फटाफट से, लाइन से। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि अगर आप पेन हटाते हैं, आपका थॉट प्रोसेस टूट जाता है, पीछे आपका इन्विजिलेटर चाय, पकौड़ी, समोसे खा रहा होगा, बात कर रहा होगा दुनिया भर का, और जैसे ही उनका जीएस पेपर 1 खत्म होता है, जीएस पेपर 2 के लिए तो सब बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। उनको वो मानते ही नहीं है कि कोई एग्ज़ाम है, आप चाहे चिल्लाते रह जाएँ। तो आपका बार-बार थॉट प्रोसेस टूटता है, तो आपको डिस्टर्बेंस होता है इंग्लिश के स्पेसिफिकली कॉम्प्रिहेंशन्स में। तो बिल्कुल पेन रख के फटाफट वो एक लाइन से पढ़ते चले जाइएगा और उसको सॉल्व करिए। मैथ्स में भी दिल लगाने की ज़रूरत नहीं, जो ईज़ी-ईज़ी हो वो सॉल्व कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
इसके बाद एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आ जाता है, आपका 9th पॉइंट आता है कि पीवाईक्यूज को हमको सॉल्व करना है कि नहीं। अच्छा, टेस्ट पेपर से रिलेटेड एक और बात है, टेस्ट पेपर में बिल्कुल भी दिल पे लेने की जरूरत नहीं है आप में से किसी बच्चे को कि अरे मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूँ और मेरे तो 90 ही मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो 70 ही आ रहे हैं, तो मेरे तो 40 ही आ रहे हैं। इट डज नॉट मैटर इवन इफ यू स्कोर 40 मार्क्स इन योर प्रिपरेशन टेस्ट व्हेन यू आर गिविंग एट होम। व्हाट मैटर्स इज कि यू आर गिविंग द test and you are reading the solutions and you are revising the solutions as well when you have the revision start timetable। मैंने आपको डेली का टाइम टेबल बताया है, A4 के साथ भी बताया है, 15 डेज वाले सेगमेंट्स में भी बताया कि आप रिवाइज कैसे करेंगे। तो आप रिवाइज उसको कर लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके एग्जाम में तो 140 ही आएंगे। अब इसके बाद हम लोग इस बात पे आते हैं कि टेस्ट पेपर करना कब है। तो भाई दिन में कर लिया करो, अखबार पढ़ने के बाद तुरंत कर लो, क्योंकि आप सोच लेंगे शाम को करेंगे, शाम को ब्रेन में बिल्कुल बैंडविड्थ नहीं होती, आपको करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। एक जो 9 पॉइंट होता है, पीवाईक्यूज हमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। पीवाईक्यूज हमें करने चाहिए। उसका रीजन ये होता है, पीवाईक्यूज आप जब पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशंस पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे आपने एस्पिरेंट्स देखे होंगे, अरे ये तो क्वेश्चन वहां से रिपीट हो गया, वहां से रिपीट हो गया। तो बिल्कुल ऐसा पीवाईक्यू पगलू बनने की जरूरत नहीं है कि एकदम इमोशनल होकर चल रहे हैं कि हम तो पीवाईक्यू ही पढ़ेंगे और उसके बाद ही कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप पीवाईक्यूज करिए, उनके सॉल्यूशंस पढ़िए, क्योंकि क्या होगा कि आप जब एक बार आप मिनिमम पिछले 15 इयर्स के तो देख ही लीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन या क्वेश्चन का हिंट जरूर रिपीट होता है। एट द सेम टाइम आपको थोड़ा-सा दिमाग में कॉग्निशन में आता है कि यार इतनी सारी चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, क्या बेसिक क्या क्वेश्चंस पूछते हैं यूपीएससी। तो आपको थोड़ा-सा वो जो एक ट्रेंड एनालिसिस की बात होती है, वो एग्ज़ैक्टली नहीं, ट्रेंड एनालिसिस कोचिंग वाले करके देते हैं, उन्हीं को करने दीजिए। आप अपना टाइम उसमें मत खराब करिए। बट स्टिल वो वाली जो बात होती है कि आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाए, वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम इस बात पे आते हैं कि भाई बेसिक बुक्स हमारी क्या हैं? तो बेसिक बुक्स तो मेरा देखिए, मैं आपको ये कहूँगी, बेसिक बुक्स के लिए कैंडिडेट्स की बहुत सारों की ऑनलाइन वीडियोज़ पड़ी हैं, सबने बेसिक बुक्स बता रखी हैं। तो बेसिक बुक्स आप सब लोग जानते हैं, ठीक है? इसमें भी यदि किसी बच्चे को अभी डाउट आएगा तो मैं डिस्कस कर लूँगी बेसिक बुक्स, लेकिन अगर आपको बेसिक बुक्स सबको पता है कि पॉलिटी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, सब कुछ ही क्या है, मैं आपको फिर भी ब्रीफ कर देती हूँ। पॉलिटी में बेसिक आपको लक्ष्मीकांत तो पढ़नी है। उसके बाद आपको ज्योग्राफी में आपको ये आपकी जीसी लियोंग होती है, एनसीईआरटीज़ होती है और आपकी ये होता है पेरियार बुक होती है, आपकी जो मैप्स की बुक होती है, ओरिएंट ब्लैक स्वान जो पूरा मैप ही होता है वो भी, ये सब आपको टेक्स्ट बुक के फॉर्म में पढ़ना ही है ऑलमोस्ट। उसके बाद आपका हिस्ट्री आ जाता है, तो हिस्ट्री में आपको देखो, अगर मॉडर्न हिस्ट्री है तो आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी होगी। इसके अलावा आप यूट्यूब से बहुत सारी जगह से आप टाइमलाइन्स देख सकते हैं और आप जो क्वेश्चन पेपर्स करेंगे, टेस्ट पेपर्स करेंगे, उससे भी आपका बहुत कवर हो जाएगा, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। रही बात आपके एंशिएंट और मेडिवल के लिए, तो एंशिएंट और मेडिवल के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो एनसीईआरटीज़ हैं वो ज़रूर पढ़ लीजिए। आर्ट एंड कल्चर से उससे कंबाइन होके क्वेश्चन आता है। एट द सेम टाइम आप उसमें ये करिए कि उसमें लूसेंट या अरिहंत की गाइड बुक आती है, तो उनके शुरुआत के 70 पेजेज़ हैं, 70 पेजेज़ ओनली, जस्ट उनको रीड कर लो। उसमें जो छोटा-छोटा पॉइंट्स होते हैं ना, जो कि ये बेल किसने लगाई, वो वाला सिस्टम किसने स्टार्ट किया, तो वो आपको एक नॉलेज हो जाएगी, तो आप कर ले जाएँगे। और एनवायरनमेंट के लिए हम लोग शंकर आईएएस या पीएमएफ आईएएस की किसी की भी बुक पढ़ सकते हैं। वो एक आपका एक बेसिक कवरेज हो जाता है, उसके बाद आपको इन जनरल आप जो है करंट अफेयर्स के साथ कंबाइन करके आंसर्स बना सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप 6 से 10th तक की बुक पढ़िए, उसके बाद 11th-12th की ज़रूरत नहीं है। आप बायो का थोड़ा पार्ट फिर भी पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी में कुछ विटामिन्स, मिनरल्स वाला पार्ट, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है 11th-12th की, क्योंकि दे गेट वेरी हेवी एंड दैट इज़ नॉट बीइंग आस्क्ड। करंट अफेयर्स से ही बाकी आपका साइंस एंड टेक कवर हो जाता है। रही बात आपकी इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में आप मृणाल के बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं, उसके नोट्स भी मार्केट में मिलते हैं, तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपके कोचिंग वाले भी हो सकते हैं। एनसीईआरटीज़ आपको पढ़नी ही है और उसके अलावा आप श्रीराम आईएएस के बहुत अच्छे नोट्स हैं। अच्छा, एक बार-बार क्वेश्चन ये आता है कि आर्ट एंड कल्चर कहाँ से पढ़ें? तो आर्ट एंड कल्चर तो देखिए नितिन सिंघानिया की बहुत अच्छी बुक आती है, सर ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, आप उससे पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। बाकी आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि भई एनसीईआरटी से हम जब पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी हम पढ़ें तो एक मतलब नई पढ़ें, पुरानी पढ़ें, तो आई वुड सजेस्ट कि नई पढ़िए, ठीक है? उसमें लोड मत लीजिए, नई पढ़ लीजिए।
है ना? और इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम टाइम में आप कैसे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करें। देखिए, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ 40 + 30 + 20 + 20 + 10 मिनट्स का रूल होना चाहिए। अब ये क्या रूल है? आपकी जब इतनी बार आप टेस्ट पेपर्स दे चुके हैं, तो 40 मिनट में आपकी सॉल्व करने की हैबिट हो गई है। आप 40 मिनट में क्वेश्चंस करिए, उसमें जो आपके सही स आपको आते ही हैं, वो आप टिक मार दीजिए, उसका गोला भरने के लिए मार्क कर दीजिए। जो 30 मिनट्स और जो गोले उनमें गोला भर मार दीजिए, जो आपको कन्फ्यूज़न है कि 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, फिर भी नहीं आ रहा है, अभी कन्फ्यूज़्ड हैं। मेजॉरिटी ऑफ आपके अटेम्प्टीज़ वहीं पे गोले में ही होंगे, टिक तो बहुत कम होते हैं पहली बार में। क्रॉस उन क्वेश्चंस को मार दिया जो आपको लगता है कि ये तो ब्रह्मांड में मुझसे हो ही नहीं सकता, मैं नहीं कर सकता। नेक्स्ट 30 मिनट्स आपके जो होंगे एग्ज़ाम सेटअप 40 मिनट में आपने पूरा क्वेश्चन पेपर गो थ्रू कर दिया, सेग्रीगेट भी कर दिया है, जो आपको आते थे वो आपने मार्क भी कर दिए हैं। अगले 30 मिनट्स में जितने भी वो जिस आपने सर्कल करे थे, जितने भी हो सकते हैं उनको मैक्सिमम मेहनत से उसको सॉल्व करिए और कर लीजिए। नेक्स्ट 20 मिनट्स आप लगाइए जो कि क्रॉस आपने कर रखे थे, क्रॉस कर रखे थे ना कि ये तो मुझसे हो ही नहीं सकते। आप उन पे एफर्ट करिए कि क्या उसमें से कुछ हो सकता है? अब आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। 2-4 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ले जाएँगे, ठीक है? और इस तरह से आपके 1.5 घंटे बीत जाते हैं। नेक्स्ट आप 15 से 20 मिनट लगाइए अपने सर्कल्स भरने के लिए, पर्सनल चॉइस हो सकती है, कुछ लोग तुरंत सॉल्व करने के बाद सर्कल भरते हैं, मैं बाद में भरती थी। तो सर्कल्स आप फिल कर लीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपका तुरंत-तुरंत जो है विदाउट स्ट्रेस आपके बिल्कुल सही सर्कल भर जाएँगे 15-20 मिनट में। 10 मिनट में फिर आप रिस्क लीजिए, जितने क्वेश्चन्स आपके क्रॉस हैं या गोले हैं जिसमें आप रिस्क ले सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, एक टारगेट बना सकते हैं, तो आप तुरंत उसको रिस्क लेके 90 क्वेश्चन से ऊपर आपका टारगेट है, तो आपको किसी तरह रीच करना है, तो आप वहाँ पहुँच जाइए। तो ये ब्रॉड हमारे पॉइंट्स थे, जो कि 11 पॉइंट मुझे लगते थे कि मैं आपको बताऊँ। इसके अलावा विल टेक अप योर क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड, तो हम उनको लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो जस्ट इन 30 सेकंड्स विल वी स्टार्टिंग विद दैट सेगमेंट अगेन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद योर क्वेश्चंस, ठीक है? तो क्वेश्चंस तो मैंने मिस्टेक्स कौन-सी करी थी? तो देखिए, मिस्टेक्स तो मैंने मेजॉरिटी ये करी थी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता था कि यूपीएससी के क्वेश्चन्स आपके बहुत ज़्यादा फ़ील में सॉल्व हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सेकंड मिस्टेक मैंने ये करी थी कि मैं कोशिश करती थी कि मुझे सब कुछ याद हो जाए, तो ऐसा याद कभी आपको हो नहीं पाता। इम्पोर्टेंट यही था कि आप नंबर ऑफ रिविजन्स ज़्यादा कर लें। थर्ड, मैंने जो बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी कि टेस्ट पेपर्स सॉल्व करे थे और जो मेरा मन कर किसी कोचिंग से कुछ कर लिया, किसी कोचिंग से कुछ कर लिया, और फिर ये मिस्टेक थी कि मैंने टेस्ट पेपर सॉल्व करने के बाद मैं सॉल्यूशंस नहीं पढ़ती थी। ठीक है? तो ये सारी बेसिक मिस्टेक्स थी। और हाँ, एक और मिस्टेक कि मैं इंटरनेट का यूज़ नहीं करती थी। इंटरनेट का आप मिसयूज़ मत करिए, लेकिन आप यूज़ करिए तो बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। तो दीज़ वर माय ब्रॉड मिस्टेक्स दैट आई वाज़ डूइंग, एंड व्हेन आई रिकरेक्टेड देम फर्स्ट अटेम्प्ट में, इसीलिए मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, और उसके बाद मेरे सारे अटेम्प्ट में 120 प्लस थे और एक में तो 149 पहुँच गए थे। क्योंकि ये सारी स्ट्रैटेजी जैसे मैंने आपको बताई वो फॉलो करी थी। हाउ टू प्रोसीड विद न्यूज़पेपर। देखिए, बच्चा जिसका 2027 अटेम्प्ट है, मतलब आपके पास 1 साल है, तो आप न्यूज़पेपर्स के लिए ऐसे ही अप्रोच करिए। कोई भी आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस अच्छा लगता है तो आप वो करिए। अभी आप बहुत नए हैं तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए। कोई भी आप एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर लगा लीजिए इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, एंड उसका वीडियो देख लीजिए, एनालिसिस वीडियो। सुबह-सुबह न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए और उसके बाद एनालिसिस वीडियो देखिए, कोई ना कोई एजुकेटर ने डाल रखा होता है। और उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि कोचिंग के बहुत सारे एजुकेटर्स के यूट्यूब वीडियोज़ होते हैं, जो कि हर दिन की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको कान पे लगा के सुन लीजिए, आपको बहुत नॉलेज गेन होगी। विद इन नेक्स्ट 2 टू 3 मंथ्स यू विल गेट अ वेरी ब्रॉड आइडिया कि कैसे करना है। तो 2027 के लिए आप शुरुआत न्यूज़पेपर की ऐसे ही करिए। नोट्स कब बनाएँ? तो बच्चा, नोट्स न्यूज़पेपर के नहीं बनाने हैं। 2027 के लिए कैसे प्रिपेयर करें? तो फॉर प्रिपेयरिंग फॉर 2027, व्हाट यू नीड टू डू फर्स्ट इज़ दैट यू हैव अराउंड 1 ईयर इन योर टाइम। व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज़ कि आप अपने टाइम को पहले देखें। आप पहले, आपको ऑप्शनल क्या है आप वो चूज़ करिए। आपको अगर उसकी कोचिंग करनी है तो आप उसकी कोचिंग कर लीजिए। नहीं कोचिंग करनी तो आप सेल्फ स्टडी उसकी मटेरियल लाइए, पढ़ाई स्टार्ट कर दिए। सेकंड थिंग दैट you are supposed to do if for the next attempt is start reading newspaper in the way I told. थर्ड थिंग आपको क्या करनी है कि जीएस के लिए अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, मतलब कोचिंग ज्वाइन करनी है तो करिए, नहीं तो आप सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर लीजिए या आप ऑनलाइन कोई कोचिंग कर सकते हैं।
4th चीज़ क्या कर सकते हैं, जब आप 3-4 महीने ये सब कर लें, तो उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ जॉइन करिए। सॉरी, टेस्ट सीरीज़ की जगह आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए। घर पे आंसर राइटिंग स्टार्ट करिए, फिर धीरे-धीरे आप कोचिंग जॉइन करिए और उसकी टेस्ट पेपर्स दीजिए। तो अगर आप 2027 के लिए एम कर रहे हैं, तो 2027 में अगर आप एम करें 2026 की दिसंबर तक आपका ऑप्शनल कंप्लीट होना चाहिए और उसका आपने एक बार टेस्ट सीरीज़ दे चुकी होनी चाहिए। आपका जो जीएस है, जीएस आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया होना चाहिए और टेस्ट पेपर दे दिया होना चाहिए। न्यूज़पेपर्स में आपको नॉलेज की अच्छी खासी पकड़ हो जानी चाहिए। अगर आपका ये लेवल हो जाता है, बेसिक बुक्स आप सब पढ़ चुके हैं, अगर आपका ये लेवल हो जाता है, तब आपका एक बेटर परफॉर्मेंस की चांसेस रहते हैं इन द ईयर 2027। आपको पेपर 1 सेकंड हाँ, तो अगर आपने यूपीएससी प्रीलिम्स इस बार अभी देने के लिए इस महीने स्टार्ट किया, तो जो मेरी स्ट्रैटेजी आप ऐसे फॉलो करिए, सेगमेंट में फॉलो करिए, डिसहार्टन मत होइए, आप पक्का सक्सीड हो जाएँगे। पेपर कंप्लीट करने में दिक्कत आती है, तो इसीलिए बच्चा मैं कह रही हूँ कि आप प्रीलिम्स का पेपर घर में 1 घंटे के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करिए, 40 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्विकली सॉल्व करें, आपको ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा कि आप क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, आपको बार-बार रुकने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आप जब बहुत बार देखिए शुरुआत में सबके लिए कठिन है, 2 घ आपको 4 घंटा लग सकता है प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करने में। ग्रेजुअली यू विल डेवलप अ हैबिट जिसमें आप विदिन 1 ऑवर कर ले जाएँगे, तो आप पेपर में भी कर लेंगे। प्लानिंग तो मैंने आपको बता ही दिया है, टाइम लिमिट अच्छा। हाँ, तो लास्ट मोमेंट में पैनिक से कैसे बचना है? तो देखिए लास्ट मोमेंट में पैनिक से आप इसी तरह बच सकते हैं अगर आप प्लानिंग कर लें। और प्लानिंग आप कैसे करेंगे? प्लानिंग और आपकी हैबिट होनी चाहिए। आप एक टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करें, छोटी क्योंकि सोशल प्रेशर सबकी लाइफ में आते हैं। कभी-कभी फाइनेंशियल प्रेशर्स भी आ सकते हैं। आपको कभी-कभी फैमिली में कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे आपको इमोशनल प्रेशर भी आ जाए, आप उस समय डिस्ट्रेस हो जाओ। इसीलिए जो मैंने बताया एक तो 15-15 डेज़ का सेगमेंट बनाइए, उसको ए4s बनाइए जिसमें आप रिवीजन के लिए मार्क करेंगे, तो उससे क्या है कि जब आपको खुद की प्रोग्रेस आप खुद सामने देख पाएँगे, तो आपके दिमाग क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के साथ यही होता है कि आप लोग पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, पर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे, यू आर नॉट डूइंग गुड एनफ और आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। जबकि एक्चुअल में आपने जितना पढ़ा है, अगर आप उसको मार्क कर दें, टिक मार्क कर दें, तो आपको रियलाइज़ होता है कि आप कर सकते हैं। पॉजिटिव मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट मोमेंट पे तो मैंने आपको कहा ही कि 1 हफ्ता आप खाली रख दीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा होता ही और नहीं होता किसी बच्चे के लिए लकी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है, जब आपको बहुत स्ट्रेस होता है और आपको नया पढ़ना होता है, तो लास्ट के लिए आप कुछ मत छोड़िए। अच्छा, बच्चा आप पढ़ रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर द डेट्स एंड आर्टिकल्स, नो वरीज़, नोबडी इज़ सपोज्ड टू रिमेंबर। फॉर एग्जांपल, फॉर डेट्स व्हाट यू नीड टू डू इज़ इन हिस्ट्री, पॉलिटी एंड एवरीथिंग देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ एजुकेटर्स ऑन यूट्यूब जो ना टाइमलाइन बताते हैं कि इस डेट को ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। बड़ी बढ़िया से यूट्यूब पे टाइमलाइन दिखाते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं। आप उनको बार-बार देख लो तो आपको ब्रॉडली डेट्स का अंदाज़ा लगेगा कि ये तो नहीं हो सकते, ये हो सकते हैं और बार-बार उन डेट्स को देखो क्योंकि so that you are able to identify the year and the date because it is not about कि you need to learn and you need to remember the date, you need to identify। आर्टिकल के लिए भी सेम है, आर्टिकल आप बेयर एक्ट जो पॉलिटी का उसको बार बार देखते रहिए, समझते रहिए, तो बेसिक आपको याद होगा। कुछ निमोनिक्स बना लीजिए, दिस विल हेल्प यू अलॉट। अच्छा, प्रीलिम्स की रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रहती थी? जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से रहती थी। अच्छा, आइडियली हाउ मेनी टाइम्स यू शुड रिवाइज द सिलेबस? तो देखिए आइडियली इट शुड बी 3 टाइम्स, ठीक है? 3 टाइम्स इज़ द बेयर मिनिमम वे व्हाट यू शुड डू। एक बार आपने उस चीज़ को पढ़ा माना, उसके बाद 3 बार रिवाइज़ करा माना। उसकी के लिए मैंने आपको जो सेगमेंट्स बताया 15 दिन और दिन में ती 30% 70% वाला जो रूल मैंने स्टार्टिंग में बताया, वो आपके लिए इसीलिए हेल्पफुल हो जाता है क्योंकि उससे आप नंबर ऑफ रिविजन्स बहुत ज़्यादा कर ले जाते हैं। वो रिविजन्स आधे कच्चे, पूरे, परफेक्ट नहीं, कभी भी परफेक्ट नहीं होंगे, आधे कच्चे ऐसे ही होंगे। लेकिन वो मल्टीपल रिवीजन से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है और आप और ज़्यादा रिवाइज़ कर पाते हो। आपको लगने लग जाता है कि आप कर सकते हैं, तो ही आप कर पाएँगे। अगर आपको यही लगता रहेगा पूरे टाइम कि अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो अभी तक टाइम वेस्ट कर लिया, तो और हम पीछे रह जाते हैं। पीवाईक्यूज़ कैसे एनालाइज़ करने चाहिए? तो देखिए एनालाइज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप पीवाईक्यू एनालाइज़ मत करिए। आप ये कर सकते हैं कि आप जो है
पीवाईक्यूज़ में आप सिंपल ये कर सकते हैं कि आप पढ़ें और उसका सॉल्यूशंस देख लें, ये सारे कोचिंग के अवेलेबल हैं मार्केट में, आप उसको देख लें तो आपको एक बेसिक अंदाज़ा लग जाएगा किस तरह के सवाल आते हैं। एनालाइज़ करने का एफर्ट ही मत करिए, ब्रेन अपने आप नेचुरली कर देता है एनालाइज़, ठीक है? सीसैट इज़ कैट एग्ज़ाम इज़ टफर देन यूपीएससी। तो बेटा ये तो एप्पल ऑरेंज व कंपेयर करने की बात हो गई ना, दोनों का अलग-अलग है। हाँ, कैट इज़ अ वेरी टफ एग्ज़ामिनेशन, दोज़ हू क्लियर कैट आर वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री। हाउएवर फॉर यूपीएससी आल्सो इट कैन बी ट्रू, क्योंकि यूपीएससी भी बहुत अपने अपने अलग डोमेन का एग्ज़ाम होता है, बहुत टफ होता है, जो करते हैं, तो उनकी भी बहुत मेहनत लगती है। पोस्टिंग मेरी बच्चा उन्नाव में है इन यूपी। एंड यू शुड सर्टेनली गिव मॉक टेस्ट, समबडी हैज़ मॉक टेस्ट का मैंने आपको बताया कि आप मॉक टेस्ट दीजिए। आप शुरुआत करिए चाहे 10 क्वेश्चन्स अ डे से, 15 क्वेश्चन्स अ डे से, और विद सॉल्यूशन। जब भी मैं क्वेश्चन्स कह रही हूँ, विद सॉल्यूशंस कह रही हूँ। और आपका 50 हाफ टेस्ट पेपर अ डे से धीरे-धीरे आप 1 टेस्ट पेपर अ डे पे आ जाइए। ऑप्शनल का बेस्ट टाइम तो क्या होता है? देखिए, बेस्ट टाइम आपका होता है कि अभी आपने जनवरी या फ़रवरी तक ऑप्शनल कर लिया हो। जैसे अभी हम वी आर सिटिंग इन फ़रवरी, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम इज़ दैट कि आपने एग्ज़ाम जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, आने से 4 महीने पहले आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो गया हो, आपने उसकी एक बार टेस्ट सीरीज़ भी दे रखी हो। और यदि आपने ऐसा नहीं किया है, तो आप दिन में 10% टाइम उसको 1 घंटा ज़रूर दें अपने ऑप्शनल को पढ़ने के लिए, जिससे अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है, तो भी ऐसी सिचुएशन ना आए। अगर आज आज भी इस डिस्कशन में कोई ऐसा बच्चा बैठा है जिसने ऑप्शनल को कभी देखा भी नहीं है, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि आप दिन में 1 घंटा ज़रूर अपने ऑप्शनल को पढ़ते रहिए, उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखिए, जिससे आपका जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होता है, आप तुरंत ऑप्शनल में, क्योंकि आपने पढ़ा है, लगातार आपने हर दिन 1 घंटा दिया है, तो आपने बहुत पढ़ लिया होगा और बहुत चीज़ें एनालाइज़ कर ली होंगी, तो आप बेटर कर पाएँगे। एकदम से करेंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी। इकोनॉमिक सर्वे की स्ट्रैटेजी देखिए, मैं आई वुड सजेस्ट कि आप इकोनॉमिक सर्वे पर्सनली अपने आप से उठा के पूरी बुकलेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं, नंबर ऑफ पेजेज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आप कोई भी कोचिंग के नोट्स पढ़ लीजिए और उसको रिवाइज़ कर लीजिए, दैट वुड बी इट, आपके एग्ज़ाम हो जाएगा। ये मैंने आपको शेड्यूल बता ही दिया है। आप नोट्स मेंस के लिए कैसे बनाएँ और मेंस के पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करें, ठीक है। मेंस के नोट्स बनाने के लिए व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि आप पहले आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा बार पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत मतलब 1, 2, 3 बार आपने प्रीलिम्स में पढ़ ही लिया, आप मेंस में भी पढ़ लेंगे। उसके बाद साइड में मार्जिन करके उसको छोटे-छोटे बुलेट पॉइंट बना दीजिए, जिससे आप बाद में वो मार्जिन टियर करके रख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। अलग से आप ये सोचिए कि आप नोट्स बना लेंगे, बहुत प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज़, टॉपिक वाइज़ मेंस के नोट्स बनाना, अनलेस एंड अंटिल यू आर वेरी गुड एट दिस टाइप ऑफ वर्क, आप नहीं कर पाएँगे। ट्रस्ट ऑन द ब्रेन दैट यू आर हैविंग, द नंबर ऑफ रिविजन्स दैट यू आर डूइंग, आपके दिमाग में वो आइडियाज़ फ्लो करने लग जाते हैं। जब आप इतने टेस्ट सीरीज़ लिख लेते हैं, इतनी बार अलग-अलग जगह से पढ़ लेते हैं, आपको अपने आप फ्लो करता है, बहुत नेचुरल सेल्फ में फ्लो करेगा आपको, अगर आप एफर्ट करके पढ़ेंगे बड़ी सिंसियरिटी से। तो उसके नोट्स बनाने की मेहनत मत करिए, कोचिंग वाले बना रहे हैं, वह पढ़ लीजिए उसको भी। इसके विज़न के भी सॉल्यूशंस आते हैं बहुत अच्छे, फोरम आईएएस के बहुत अच्छे आते हैं, उनको सॉल्यूशंस पढ़ लीजिए, उनको ही बुकलेट को रिवाइज़ करने का प्लान कर लीजिए, क्यों नोट्स बनाना? मेंस के पीवाईक्यूज़ को वैसे ही एनालाइज़ करना है जैसे आपने मैंने आपको प्रीलिम्स का बताया था। हर क्वेश्चन्स को पढ़िए और उसका ज़रूरी नहीं, अगर आप सॉल्यूशन पढ़ने का आपके पास टाइम है, तो आप हर पीवाईक्यू का क्वेश्चन पढ़िए और उसका सॉल्यूशन करिए, और नहीं टाइम है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सिर्फ़ क्वेश्चन पढ़िए और आँख बंद करके थोड़ी देर बैठिए, सोचिए कि अगर आप लिखते तो इसमें क्या लिखते? आप अच्छा खासा लिख लेंगे। आपको यूपीएससी के लिए जाना चाहिए, बैंकिंग पहले करनी चाहिए, तो बच्चा दोनों पैरेलली चल सकते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करिए, साथ में बैंकिंग के एग्ज़ाम और स्टेट सर्विसेज़ के एग्ज़ाम देते रहिए, क्योंकि वो पैरेलल तैयारी होती है, आपको उसमें हेल्प मिल जाएगी। यूट्यूब पे मैराथन देख सकते हैं फॉर रिविज़न, येस यू कैन डू सो, बट यूट्यूब पे भी आप जो देखते हैं, ऐसा मत करिएगा कि एक का देखते जा रहे हैं, फिर दूसरे का देख रहे हैं, फिर तीसरे का देख रहे हैं और एकदम रैम्पेज पे सोच रहे हैं कि सिर्फ़ यूट्यूब से देख के ही मैं पढ़ लूँगा, तो ऐसा नहीं है। रात में देख थोड़ी देर यूट्यूब देखिए, 1-2 घंटे देखिए, उससे रिवाइज़ करते हैं आप, बेटर रिवाइज़ कर सकते हैं, लेकिन हार्ड कॉपी भी ज़रूर पढ़िए। अच्छा, एक का क्वेश्चन है कि आपने बीएससी किया है एंड शुड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सीएसई और यू शुड डू पोस्ट ग्रेजुएशंस टू कॉम्पीट विद अदर कैंडिडेट्स?
तो देखिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, यू आर अ ग्रेजुएट एंड यू आर वेरी कॉम्पिटेंट एनफ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बच्चों से कॉम्पीट करने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए। देखिए यूपीएससी इटसेल्फ में बहुत टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है। अगर कुछ बच्चों को फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है तो दे हैव बीन हार्ड वर्किंग एंड लकी एनफ, लेकिन यूजुअली इट टेक्स टाइम। तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप चाहें तो पैरेलली कर सकते हैं, चाहे आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको यूपीएससी करना है तो डू नॉट वेट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि एज का भी बाउंडेशन होती है और लिमिट्स होती हैं। सीसैट बता दिया, 2027 के लिए बता दिया। आपको अभी इस बार के प्रीलिम्स का बता दिया। और ये क्या करें? फ्लर्ट कब करें पता नहीं। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स 10-15 साल के देख लीजिए। सीसैट आप इस तरह से प्रैक्टिस अच्छा, सीसैट के प्रैक्टिस में एक इम्पॉर्टेंट बात है, बैंकिंग के वीडियोज़ देख लीजिए। बैंकिंग में सीसैट में आपके जो-जो टॉपिक्स हैं बैंकिंग के, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बता रखा है कि इसको कैसे सॉल्व करें, उसको कैसे सॉल्व करें, तो वो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाने के बाद नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट आप क्या करो? सबसे पहले बच्चा आप इकोनॉमिक्स करो, ज्योग्राफी करो। दिस विल गिव यू वेरी गुड रिजल्ट। नहीं, क्वेश्चन पेपर को क्या सब्जेक्ट वाइज़ मत सेपरेट करिए, जैसा मैंने तरीका बताया आप वैसे ही करिए। टेस्ट के मार्क्स कम आ रहे हैं, डू नॉट केयर, सॉल्यूशन पढ़ रहे हो ना, उसको रिवाइज़ करो, तो बस ठीक है। अगर आपके 40 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, तो आपके 140 हो जाएँगे। आप बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट ही क्रैक करते हैं यूपीएससी, जो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो तो स्मार्टनेस के चक्कर में सीसैट में ही अक्सर निकल जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्मार्ट लोग कि क्या स्मार्ट और चाहे एवरेज कोई भी बच्चा जो मेहनत करेगा, जो स्ट्रैटेजी से पढ़ेगा, वो निकाल लेगा। बुक लिस्ट तो बच्चा आप लोग को बता ही दिया, बाकी बहुत सारी पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, आप देखना यार, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। मैराथन आप देख ही सकते हैं। पीवाईक्यू हो जाते हैं और टेस्ट पेपर में प्रॉब्लम आ रही है, तो यार पीवाईक्यू पुरानी चीज़ें होती हैं, जिनको पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर्स की बात होती है, उनको आपके टीचर्स ने ऑलरेडी यूट्यूब पे या कहीं आपको पढ़ा दिया होता है। नए पेपर, नए टेस्ट पेपर में क्या होता है, थोड़ा नया कांसेप्ट होता है, तो अपने ब्रेन को अलग तरीके से लगाना पड़ता है, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। मेरा ऑप्शनल में जब मैं फॉरेस्ट सर्विस दे रही थी, तो मेरा फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी था। जब मैंने सीएसई दिया है, तो मेरा सोशियोलॉजी था, और जब मैंने स्टेट सर्विस दिया था, तो मेरा सोशियोलॉजी एंड डिफेंस डिफेंस स्टडीज़ था। तो मतलब मेरा ये कहना है कि बहुत सारा पढ़ने के बाद आप लोग का बहुत अच्छा एग्ज़ाम निकल सकता है। ठीक है? रूरल एरिया से हैं आप, एमपी से, आप बहुत अच्छा करेंगे। आप रूरल एरिया आप बन जाइए, जल्दी से आप आईएएस क्लियर करिए, तो आप रूरल एरिया ऑफ एमपी को और अच्छा डेवलप करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। कोचिंग देखिए, कोचिंग डिपेंड करता है कि आप कोचिंग पहली बात लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। मेरा सजेशन ये है कि आप साइन पोस्टेड रहने के लिए और डायरेक्टेड पढ़ाई करने के लिए आप कोचिंग कर लें। रही बात ये कि आप दिल्ली आके पढ़ना चाहते हैं या हैदराबाद जाके या आप अपने घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं, तो ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। आफ्टर कोरोना एवरीथिंग हैज़ बीन डन ऑनलाइन एंड दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आपको पर्टिकुलर किसी शहर में जाएँ, आप घर में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। प्रीलिम्स इवैल्यूएशन कैसे करें? क्यों इवैल्यूएशन करोगे यार? अपने आप दो एग्ज़ाम, टेस्ट पेपर दो और उसके बाद अपने आप ही तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज़ होते जाएँगे जब तुम सॉल्यूशन पढ़ के उसको रिवाइज़ करोगे। मैंने कोचिंग, हाँ यार, मैंने कोचिंग ली थी। व्हेन आई स्टार्टेड माय फैमिली में देयर वाज़ नोबडी टू गाइड फॉर यूपीएससी, सीएसई, तो आई टूक कोचिंग फ्रॉम वाजीराम एंड रवि एंड ग्रेजुअली आई टूक कोचिंग सब्जेक्ट वाइज़ मैंने और भी जगह पे ली थी, बट द बैक देन व्हेन आई वाज़ प्रिपेयरिंग तब इतना ऑनलाइन का ज़माना नहीं था। तो अब ज़्यादा हो गया है। तो आप घर से भी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हुँ। आपको क्लासेस लेनी चाहिए सीसैट की या जस्ट प्रैक्टिस? अगर देखिए, आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए। आप जो जो भी आपने चाहे कॉमर्स से भी ग्रेजुएशन किया है, चाहे इंग्लिश लिटरेचर से या हिंदी लिटरेचर से, यू आर स्मार्ट इनफ कि आप बैंकिंग के वीडियोज़ यूट्यूब पे देखिए, आपका टाइम भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे, आप उसको घर में प्रैक्टिस भी कर लेंगे और सीसैट के क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करिए, आप कर लेंगे। है ना? एलिमिनेशन टेक्निक्स पे रिलाई कर सकते हैं, बिल्कुल। यू कैन ऑलवेज़ रिलाई एंड यू शुड ऑलवेज़ रिलाई ऑन एलिमिनेशन टेक्निक्स प्रोवाइडेड ये दैट यू रिवाइज़ एंड री-रिवाइज़ मल्टीपल टाइम्स, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार ये ऐसे एलिमिनेट कैसे होगा। आप 12th में हैं और आप इसी साल पास हो जाएँगे, सोशियोलॉजी करना, देखो नहीं, आप 12th में हैं, आप पहले कोई भी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लीजिए, शुरुआत के 1-2 साल आराम से एन्जॉय करिए, कॉलेज में पढ़ाई करिए और एन्जॉय करिए। जब आप 3rd ईयर के एंड में होंगे बच्चा, देन यू विल स्टार्ट फॉर सोशियोलॉजी और एनी अदर सब्जेक्ट।
विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी, सीएसई अभी नहीं है ना? दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। आई एप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन आप जितना करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी वो समय नहीं है क्योंकि आपका मोमेंटम ब्रेक टूट जाएगा एक पॉइंट पे, तो जिस समय मेहनत करने का समय आएगा उस समय तक आप थक जाएँगे, तो वो सही नहीं है। आंसर राइटिंग के लिए गाइड करने का बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है। अगर आपने आंसर राइटिंग नहीं स्टार्ट करी है, 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जो है क्वेश्चन्स उठाइए और बहुत सारे यूट्यूब चैनल डालते हैं, क्वेश्चन डालते हैं, शाम को उसका डिस्कशन डालते हैं आंसर का। जो मन आए लिख दीजिए। उसमें सब्जेक्ट का कि मैंने रिवाइज़ किया है, नहीं रिवाइज़ किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप वो लिख डालिए, उसका आंसर अपने मन से लिख दिया। आपको आता है, नहीं आता है, इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप लिखेंगे, धीरे-धीरे आपको आंसर राइटिंग की स्किल आ जाएगी। सेकंडली जो आप इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए, टॉपर्स के आंसर्स के कॉपीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं। उनको लाइए और उनको पढ़िए। उनको जब आप देखते हैं तो आपको लगता है समझ में आता है कि टॉपर्स बड़ा सिंपलिस्टिक लिखते हैं, बहुत आसान सा लिखते हैं, बट हम अपने मन में पता नहीं क्या सोचते हैं, उस वज़ह से हम डरते रहते हैं और आंसर्स लिखते नहीं हैं। आप उससे बहुत कुछ सीख जाएँगे। रिस्क लेने से नेगेटिव हो जाता है, हाँ, ये बात सही है कि आप जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं, तो नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन नेगेटिव में इतना कम मार्क्स कटते हैं कि एक पॉजिटिव आपका बहुत सारा बैलेंस आउट कर देता है, तो आप रिस्क लीजिए और ज़रूर लीजिए। मैपिंग के लिए क्या करें? तो देखिए 2 बातें मैपिंग के लिए इम्पोर्टेंट हैं। पहली बात तो आप केबीसी नैनो की बुकलेट खरीद लीजिए, वो आती है मार्केट में। उसमें मैपिंग के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ेज़ दी गई हैं, उसमें सब समझाया जाता है। ठीक है? कि यहाँ पे ये, वहाँ पे ये, तो आपको याद हो जाता है। दूसरा पार्ट आप क्या करेंगे, आपकी कोई भी एटलस पढ़ते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ओरिएंट ब्लैक स्वान की, उसको पर डे उसका 1 पेज आप एज़ अ किताब देखिए। उसको ये मत सोचिए कि मैं कभी एज़ अ डिक्शनरी नहीं कि जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं तब देखूँगी। मैंने रोज़ 1 पेज देखिए, निहारिए उस पेज को, कौन चीज़ कहाँ है, क्या चीज़ कैसे होती है, उससे जिससे आपके दिमाग में एक पूरा वर्ल्ड का एटलस आपके दिमाग में बैठता है। एट द सेम टाइम थर्ड पॉइंट ये है कि यूट्यूब में बहुत सारे एजुकेटर्स डालते रहते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ और उनके आस-पास के जो फिज़िकल फीचर्स हैं, फॉर्म्स हैं, वो डालते हैं। आप उसको यूट्यूब पे डेली रात में फ़ॉलो करिए। अरे! बहुत सारे क्वेश्चन्स हो गए, ये तो नीचे से स्टार्ट किया जाए? चलिए फिर नीचे से स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया ही था कि सोशियोलॉजी की सेल्फ स्टडी कैसे करें, आप अपने उसमें करिए। जो है स्लीपी क्लासेस के बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं, ट्रायम्फ आईएएस के अच्छे वीडियोज़ हैं, आप उनको देखिए और सोशियोलॉजी का पहले से अपने आप से घर में प्रिपेयर करिए। फिलॉसफी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शनल, अगर आपका नैक है तो आप बिल्कुल लीजिए। अगर आपका सीसैट में आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है लेकिन रीज़निंग में कुछ मिस्टेक हो जा रही है, कोई बात नहीं, आपका जो स्ट्रॉन्ग है आप उस पे फोकस करिए और रीज़निंग के ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसके लिए बैंकिंग की वीडियोज़ देखिए। यू शुड फोकस ऑन रिविजन एंड डूइंग फुल लेंथ टेस्ट, दोनों करने हैं बच्चा, रिविजन भी करना है, फुल लेंथ टेस्ट भी करना है। रिविजन कम से कम 3-4 बार करना है और फुल लेंथ टेस्ट तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है? और उसके स्पेलिंग मिस्टेक से नंबर कम एज़ सच कुछ नहीं होता। स्पेलिंग मिस्टेक इज़ नॉट अ बिग डील कि ऐसा कुछ नहीं है और आप अपने आप बेसिक स्पेलिंग आप लिख देते हैं। करंट अफेयर्स की मैगज़ीन के लिए मैंने आपको बताया कोई भी 2 कोचिंग की पढ़ लीजिए। जहाँ तक योजना, कुरुक्षेत्र ये सब है उसको मत पढ़िए, इट विल वेस्ट योर टाइम। आप एनालाइज़ नहीं करें, आप बहुत सीनियर प्लेयर हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ये आप नए हैं इंटू द गेम तो इसको मत पढ़ के अपना टाइम मत खराब करिए। आप डीयू में सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं और आप कॉलेज के टाइम प्रिपेयर कर लीजिए। आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं, लेकिन आप 3rd ईयर मतलब अपने लास्ट ईयर में करिएगा, उसके पहले मत करिएगा। कौन-सा कॉलेज लें? कॉलेज आप वो लीजिए जो जिसमें आपका मन हो। आप ये मत सोचिए कभी भी कॉलेज के लिए कि मैं ये करूँगा तो उससे मेरा यूपीएससी क्लियर होगा क्योंकि ये बहुत लॉन्ग शॉट होता है। आपको कॉलेज में आप वही लीजिए जो आपका मन हो। ठीक है? अच्छा, आपके 2025 प्रीलिम्स में 110 मार्क्स आ रहे हैं, तो प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग से देखिए आप ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हैं, आपके 110 नंबर आ रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग से आप मल्टीपल रिविज़न से बच पाएँगे, कोई इश्यू नहीं आएगा आपको, ठीक है? और
आपको प्रीलिम्स के अगर नोट्स बनाने हैं तो आप प्लीज़ मत बनाओ। प्रीलिम्स के मैं नोट्स बार-बार कहती हूँ अपने बुक में मार्क करते रहो। इम्पोर्टेंट बार-बार उसको बार-बार रिवाइज़ करो। वर्टिकली नोट्स बनाने लग जाओगे तो अभी इतना टाइम नहीं है कि आप नोट्स बना के उसको रिवाइज़ कर पाओ। प्लस क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है, अपनी बुक में ही मार्क करते चले जाओ ना। हाइलाइटर से ये बॉक्स इम्पोर्टेंट है, कहीं ग्लिटर पेन से मार्क कर दो, कहीं स्केच पेन से मार्क कर दो। वो रिवाइज़ ज़्यादा दिमाग को फोटोग्राफिक मेमोरी रहती है, रिवाइज़ कर ले जाते हो। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप क्या करें, कॉम्प्रिहेंशन के लिए अंडरलाइन करके फटाफट से पढ़ें और बैंकिंग की वीडियोज़ देख लें। ठीक है? नहीं। उसके बाद करंट अफेयर्स की मैगज़ीन मैंने आपको बता दिया है। सोशियो के लिए बुक्स बता दें, सोशियो के लिए तो बुक्स से अच्छा आप कोचिंग का मटेरियल पढ़िए, इग्नू की बुक है लेकिन और नितिन सांगवान सर की भी है ना? लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप ये भी पढ़ सकते हैं, बाकी कोचिंग का मटेरियल पढ़िए, वो ज़्यादा बेटर है और टॉपर्स के आंसर्स पढ़िए, है ना? बैंकिंग के वीडियोज़ का मतलब बैंकिंग का मेरे बैंकिंग के एग्ज़ाम के बच्चा बैंकिंग के एग्ज़ाम्स के भी वीडियोज़ आते हैं ना, जैसे जो बच्चे बैंकिंग का एग्ज़ाम देते हैं, बैंक पीओ का और उन सब का, उसके लिए भी कोचिंग्स होती हैं, जो कि एजुकेटर्स डालते हैं वीडियोज़। उसमें डालते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करें, प्रीपोज़िशन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, रीज़निंग के क्वेश्चन क्लॉक वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, डेट्स वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, इस तरह के छोटे-छोटे 10-10 मिनट के वीडियोज़ हैं। आप बिल्कुल देखिए। एक अर्जेंट काम की वजह से अभी सेशन टर्मिनेट कर रहे हैं। सेशन फिर से लेंगे। आई एम रियली सॉरी, जो बच्चे का क्वेश्चन्स आंसर्स नहीं हो पाए हैं, उनको हम फिर से लेंगे अभी। थैंक यू सो मच।